लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक पे। आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, सीआरपीसी पे, इंडियन पैनल कोड पे, इंडियन एविडेंस एक्ट पे, सिविल प्रोसीजर कोड पे। दोस्तों ये जो लॉ पेपर है ये मेजर लॉ पेपर है, ठीक है। ये हर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम में पूछता ही पूछता है और इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये मेजर लॉ पेपर को कैसे पढ़ें, इसके पीछे ये जो इनेक्ट हुआ इसके पीछे का क्या मोटिव है, ठीक है, ये किस मैटर को कैसे गवर्न कर रही है, ये सभी बातें हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन इस इनेक्टमेंट को लेके आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी से कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरा डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है सही तरीके से तो उसको किसी भी लॉ पेपर में, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, किसी भी लॉ पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये रूट है। क्योंकि जितना भी जो लॉ है, चाहे वो हम लोग सीआरपीसी का बात करें चाहे वो हम लोग सीपीसी का बात करें, तो जो भी है, जो भी इनेक्टमेंट है, ठीक है, वो इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकला हुआ है। अब कैसे, ये समझिए कि जो भी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्लियर है, उस प्रोविजन के कॉन्ट्रारी नहीं जा सकता है सीआरपीसी का प्रोविजन, इंडियन पैनल कोड का प्रोविजन। क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई प्रावधान सीआरपीसी का अगर वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान को, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और वो डिक्लेयर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे अगर हम लोग गए तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा और वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आज हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ें तो इसका आर्टिकल हमको याद हो जाए। क्लियर समझ में आ रहा है। और इसको इनेक्ट करने के पीछे का क्या पर्पस है समझ में आ गया। तो सबसे पहले, और ये इनेक्ट हुआ ही क्यों, और ये हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर समझ में आ रहा है पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है एट द डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जब ये इनेक्ट हुआ था, ठीक है, उस वक्त ओरिजिनली 395 आर्टिकल ही था। क्लियर है। लेकिन आज के डेट में 484 आर्टिकल से भी अधिक हो चुका है भारतीय संविधान में, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा है। और पार्ट कितना है, ओरिजिनली 22 था और अभी भी 22 पार्ट है, 22 से अधिक हो गया है, ठीक है। 25 ऑलमोस्ट पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आज की डेट में प्रेजेंटली। क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन जो शेड्यूल का संख्या था पहले वो 8 था, अभी 12 हो चुका है, ठीक है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इनेक्ट जो हुआ ये 26 नवंबर को इनेक्ट हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर को ये इनेक्ट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जिस डेट को ये इनेक्ट हुआ उस डेट को ही कुछ जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, वो लागू हो गई। जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, ठीक है। इसी तरीके से 91 आर्टिकल 90 to 392, 393, तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी बचा जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लागू कब से हुआ? वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। ये 1949, 26 नवंबर 1949। क्लियर समझ में आ गया। बाकी बचा आर्टिकल, ठीक है, वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है। तो हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इनेक्ट हुआ ही क्यों, इस बात पे आते हैं, इस पर्पस पे आते हैं। तो देखिए किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। तो हमारा संविधान हमें वही रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि आखिर एक कंट्री कैसे रेगुलेट होगा, दैट मींस इंडिया कैसे रेगुलेट होगा, ठीक है। इस कंट्री में जो सरकारें होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका क्या दायित्व होगा, उनका क्या काम होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो लोग होंगे इस भारत में जो लोग होंगे, ठीक है, उनका क्या अधिकार होगा, उनका क्या दायित्व होगा, ये सभी बेसिक जानकारी हमको
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। जैसे हम लोग अभी बात किए कि राज्य का क्या दायित्व है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए भी प्रावधान है कि एक स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखना होता है, ठीक है। दैट मीन्स पार्ट 4 में इसका प्रोविजन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या बताया गया है कि ऐसे कौन कौन से काम है जो सरकार को करनी पड़ती है। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए समाज में इनकम को लेके, आय को लेके अगर असमानता है तो उसको कम करने का दायित्व है, ठीक है। समाज में न्याय देने का दायित्व किसका है? सरकार का है। इसलिए फ्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आर्टिकल 39A में विलेज पंचायत का निर्माण के संबंध में प्रावधान है, गठित करने का काम किसका है? तो स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पंचायती राज सबसे पहले किस स्टेट में लागू हुआ? तो आप लोग जानिए, राजस्थान में सबसे पहले ये लागू हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करना राज्य का काम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट पे। फंडामेंटल राइट पे कि आखिर भारतीय नागरिक को ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट है। क्लियर है। तो आर्टिकल इसके लिए हम लोग को 14 से 35 तक देखना होता है। इसमें राइट टू इक्वलिटी आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ठीक है। तो कुल ऐसे 6 फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिक को मिले हैं, क्लियर है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो हमारा फंडामेंटल राइट था 44वां संशोधन के पहले तक, ठीक है। 44वां संशोधन के पहले तक राइट टू प्रॉपर्टी था, दैट मीन संपत्ति का अधिकार, वो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और ये 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी हमारा स्टैट्यूटरी राइट हो गया अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। समझ में आ गया, ये स्टैट्यूटरी राइट हो गया। तो अब आते हैं, ये पर्पस हो गया कि सरकार का दायित्व है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहा है हमारा संविधान, ठीक है। अच्छा, कानून जो बनाएगी तो कानून बनाने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, उसको लेके क्या प्रोविजन है। जैसे पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रावधान है, स्टेट में जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? तो स्टेट में कानून बनाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट का जो हम लोग बात करेंगे तो पार्लियामेंट 3 ऑर्गन से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में लोकसभा राज्यसभा भी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब हम स्टेट लेजिस्लेचर का बात करते हैं तो वो 3 ऑर्गन से मिलकर बना होता है, गवर्नर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, दैट मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो पार्लियामेंट होता है, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है लॉ बनाने का, ठीक है। उसी प्रकार लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दैट मींस एग्जीक्यूट करने का जो दायित्व है वो किसका होता है? तो एग्जीक्यूटिव का हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे एग्जीक्यूट करने का क्या मतलब है कि कोई लॉ बना तो उसको अब फोर्स में लाना है, उसको लागू करना है, तो ये काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं? तो राज्य में गवर्नर और भारत के अंतर्गत प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजंस दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट वाइज। तो हम लोग आते हैं कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग डील करें और इसको कैसे पढ़ें, तो इसका हर एक आर्टिकल हमको याद हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमको देता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, जो बताता है हमको पार्ट फर्स्ट। दैट मीन्स कि राज्य और उनके अंतर्गत आने वाले जो मतलब दैट मीन्स यूनियन और उनके यूनियन के अंतर्गत आने वाले राज्य। क्योंकि भारत में क्या कहा गया है कि जो भारत के राज्य है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। फेडरेशन नहीं माना गया, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई राज्य कभी भी चाहे तो वो यूनियन से हट नहीं सकता। फेडरेशन में क्या होता है कि अगर कोई राज्य चाहे तो कभी भी उस फेडरेशन से अपने आप को हटा सकता है, लेकिन यूनियन जो भारतीय स्टेट है वो यूनियन ऑफ स्टेट माना गया है, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि कोई राज्य चाहे कभी भी यूनियन से हट के अपना अलग प्रणाली, शासन प्रणाली, व्यवस्था बैठा ले, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो पार्ट फर्स्ट हम लोग समझ गए। इसको हम लोग आर्टिकल 1 to 4 किससे रिलेट करते हैं? पार्ट फर्स्ट का संबंध आर्टिकल 1 to 4 से है। उसी प्रकार पार्ट सेकंड हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है 5
से 11 तक, ठीक है। उसी तरीके से पार्ट 3 में हम लोग जब आते हैं तो ये फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करता है, और आर्टिकल इसके लिए हम लोग को 12 से 35 तक देखना होता है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, स्टेट का क्या मतलब होगा पार्ट 3 के दृष्टिकोण से, ठीक है। उसी प्रकार और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फंडामेंटल राइट पे हम लोग आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर जरूरत पड़ा तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमारे फंडामेंटल राइट पे भी कंडीशन इंपोज किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? उसी तरीके से आर्टिकल 13 हमें लॉ के बारे में बताता है कि लॉ क्या होगा, लॉ का क्या मतलब। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कीजिए कि लॉ के अंतर्गत सवाल उठ जाता है कभी कभी कि लॉ इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लॉ के अंतर्गत क्या संवैधानिक संशोधन माना जाएगा? लॉ नहीं माना जाता, क्योंकि जब आर्टिकल आप 13 देखिएगा तो वहां पे लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, रूल्स, ठीक है, बाय लॉज, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ऐड है। समझ में आ रहा है? ये आर्टिकल 3 के लिए। उसी प्रकार जब हम लोग पार्ट 4 में आएंगे तो पार्ट 4 में हमें डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजन मिलेगा, और इसके लिए हम लोग को आर्टिकल 36 से 51 देखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4A में। पार्ट 4A को इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ठीक है। तो पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बताया गया कि भारतीय नागरिक का क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। उसी प्रकार हम लोग पार्ट 5 में आते हैं, तो पार्ट 5 में हमें यूनियन से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो दी गई है। दैट मीन्स की पार्लियामेंट का क्या, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो पार्ट 5 में है। उसी प्रकार यूनियन एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन हमें पार्ट 5 में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यूनियन जुडिशरी, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्न पार्ट 5 ही करती है। उसी तरीके से पार्ट 6 को हम लोग देखते हैं, तो पार्ट 6 स्टेट को लेके है, स्टेट जुडिशरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अगर आप इसको पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं, दैट मीन्स कि हम पार्ट फर्स्ट को पहले कवर करते हैं, पार्ट फर्स्ट 1 to 4 आर्टिकल को ही देखते हैं। जब हमारा 1 to 4 आर्टिकल हो जाता है कंप्लीट तो हम पार्ट सेकंड में जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्ट में तोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि देखो पार्ट में अगर हम तोड़ के किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है हर चीज, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग जब स्केड्यूल्ड में आते हैं तो फर्स्ट स्केड्यूल्ड में स्टेट है, उसका टेरिटरीज के रिलेटेड प्रोविजन है, ठीक है। सेकंड स्केड्यूल्ड में क्या है? तो सैलरी से रिलेटेड प्रोविजंस है। थर्ड स्केड्यूल्ड में क्या है? तो ओथ से रिलेटेड प्रोविजंस है। फोर्थ स्केड्यूल्ड में क्या है? तो सीट्स का जो बंटवारा हुआ है, दैट मींस कि पार्लियामेंट में किस राज्य से कितना सीट होगा, राज्यसभा में किस राज्य से कितना सीट होगा, ये सभी बातें एलोकेशन ऑफ सीट को लेकर स्केड्यूल्ड 4 में बताया गया है, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से भी हम लोग अगर स्केड्यूल्ड को भी याद करना चाहें तो आराम से याद हो जाता है स्केड्यूल्ड भी। क्लियर, समझ में आ गया? उसी तरीके से अगर हम लोग हर पार्ट में तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे होते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ही ऐसा प्रावधान है जो कि पहले से, दैट मीन्स कि देखिए जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं ना, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है आपको यह दिखेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया प्रावधान है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट हमारे यहाँ प्रिवेल करता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोविजन है कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट देख लीजिए, फंडामेंटल राइट का प्रोविजन भारतीय संविधान में कहां से आया? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है। उसी तरीके से जो अमेंडमेंट है बाय 2/3 मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होता है, दैट मीन्स कि कोई भी, अब यहां पे रुकते हैं थोड़ा सा, हम समझते हैं कि लॉ कैसे इनेक्ट होता है। तो पहले बिल पास होता है, पहले बिल लाया जाता है, वो बिल अगर दोनों हाउस से पास हो जाता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना एसेंट दे देता है, ठीक है, सहमति, तो फिर वह लॉ का रूप ले लेता है। तो यहां जो बिल पास होता है वो सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है, पास होता है। तो यहां पे जो बाय 2/3 मेजोरिटी से जो अमेंडमेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जो फैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहां से लिया गया? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमें प्राप्त हुआ है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है बाकी संविधान से प्रावधान, बाकी संविधान के प्रावधानों को लेके बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हम लोग बेसिक भी समझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा समय टाइम टेकिंग हो जाएगा मैटर। समझ में आ रहा है पॉइंट?
आपको मूल बात क्या समझना है कि पढ़ना कैसे है, तो पार्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं सीआरपीसी का। सीआरपीसी में जब लोग बात करते हैं तो सीआरपीसी में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपको याद रखना है 37 है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 37 है और सेक्शन टोटल 484 है, क्लियर है, 484, 484 सेक्शन है। अब सवाल ये उठ जाता है कभी कभी कि 484 सेक्शन कैसे याद करें। बहुत आसान हो जाता है, 484 सेक्शन याद करना है, बहुत आसान बात है। बस आपको क्या करना होता है, आपको अपने पढ़ाई को लेकर कंटिन्यूटी बनाए रखना होता है। दैट मीन्स कि अगर आपको चीज एक बार पढ़ ली हो तो आप भूलोगे, निश्चित भूलोगे, तो उसको आपको रेगुलरिटी में लाना है, आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, तो ये आपको आराम से 484 आर्टिकल हो जाएगा। तो हमको यह बताना है आज सीआरपीसी क्या करता है एक्चुअली में, ठीक है। आज इस लेक्चर में लोग ये समझते हैं कि सीआरपीसी एक्चुअली किस चीज को गवर्न कर रहा होता है और इसका क्या काम पड़ता है, सीआरपीसी का क्या यूज है। और ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं दोस्तों आज इस लेक्चर के माध्यम से, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा मददगार होगा जो अभी इनिशियल पीरियड में है, जो जुडिशियल का तैयारी करने का शुरुआत किए हैं, या फिर जो अपना एलएलबी या बीएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। तो सीआरपीसी बेसिकली डील करता है उस मैटर से जो क्रिमिनल नेचर होता है, ठीक है। मान लीजिए सीआरपीसी का मैं काम बता रहा हूं क्या है कि मान लीजिए ए ने कोई क्राइम किया, तो सीआरपीसी को समझने से पहले हम आईपीसी को देख लेते हैं, ठीक है। आईपीसी क्या बताता है कि कोई कौन सा एक्ट जो है अपराध माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहां नोट करने वाली बात क्या है कि देखो भारत की कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, क्लियर है। ऐसा नहीं कि कोर्ट में अलग प्रक्रिया चल रहा होता है और किताब में अलग प्रक्रिया है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जो होता है अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। अब देखो मैं बात कर रहा हूं सीआरपीसी और इंडियन पैनल कोड को लेकर, ठीक है। अब मान लेते हैं ए ने कोई एक्ट किया, क्लियर है। अब ए ने जो एक्ट किया है वो एक्ट क्या अपराध है, क्या वो ऑफेंस है, तो ये कैसे डिटरमाइंड होगा। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं किसके पास, तो हम लोग जाते हैं इंडियन पैनल कोड के पास। तो इंडियन पैनल कोड जो इनेक्ट हुआ है ये 6 अक्टूबर को इनेक्ट हुआ 1860, और लागू कब से हुआ है तो 1 जनवरी 1862, ठीक है। और इंडियन पैनल कोड में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है, 511 है। कोई बड़ी बात नहीं याद करने के लिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज हम लोग बेसिक समझ रहे होते हैं। तो 511 सेक्शन है। मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो ए ने कोई एक्ट किया और वो एक्ट अपराध है या नहीं, ये कैसे तय होगा, तो इंडियन पैनल कोड के अनुसार। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब मान लीजिए ए ने किसी का डेथ काउज किया, अब वो डेथ किस कैटेगरी में आएगा, क्या वो मर्डर है, क्या वो कल्पेबल होमिसाइड है, क्या वो डेथ नेग्लिजेंस में हुआ, क्या वो डेथ विदाउट इंटेंशन हो गया, क्या वो जो डेथ है अब ए ने अपने आत्मरक्षा में किया है, तो अगर आत्मरक्षा में किया गया कार्य क्या ऑफेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब इंडियन पैनल कोड का क्या काम होता है, सिर्फ इतना बताना कि कोई एक्ट अपराध है या नहीं, क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर मान लो कि ए पे कोई आरोप लगा कि ए ने कोई ऑफेंस किया है, तो वो मामला कहां जाएगा, क्योंकि तय कौन करेगी, तय कौन करेगा, तय होगा इंडियन पैनल कोड के अनुसार, लेकिन तय करेगा कौन, तय करेगा कोर्ट। तो कोर्ट तय कैसे करेगा, उसका क्या प्रक्रिया है, उसको किन प्रक्रिया से गुजरना होगा, तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है सीआरपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर माफ कीजिएगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है 37, और इंडियन पैनल कोड में 23, और सीआरपीसी में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितना है 484, और इंडियन पैनल कोड में सेक्शन कितना है 511, ठीक है। उससे भी अधिक हो चुका है दोनों ही एक्ट में। अगर हम लोग ओरिजिनली बात करें तो इतना सेक्शन है, लेकिन बाद में बहुत सारा संशोधन होकर बहुत सारा सेक्शन ऐड हुआ है सीआरपीसी में भी और इंडियन पैनल कोड में भी, क्लियर है। उसी तरीके से इन सभी एक्ट में भी हुआ है। पॉइंट कहा था कि मान लो एक्ट ए ने कोई एक्ट किया, वो ऑफेंस है, तो अब कोई एग्रीड हो गया, मान लेते बी एग्रीड हो गया इसके एक्ट से, तो वो कैसे इसको सजा दिलवाएगा, ए को सजा दिलवाना है बी को, क्योंकि बी के अगेंस्ट उसने आपको ऑफेंस किया है। तो अब बी या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव वो कैसे ए को सजा दिलवाएगा, तो ये किसके पास जाएगा, तब ये जाएगा सीआरपीसी के पास। सीआरपीसी में क्या बताया गया है कि अब सजा दिलवाने के लिए कोर्ट तक कैसे मामला जाएगा, और कोर्ट तक जब मामला चला गया तो कोर्ट उसके बाद उस मामले को कैसे हैंडल करेगी। तो सबसे पहले बात कि अगर मान लेते हैं एक बी क्या करेगा, तो या तो एफआईआर करेगा, ठीक है, या फिर कंप्लेंट करेगा मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट। तो एफआईआर जब करेगा तो एफआईआर होगा, तो एफआईआर कितना पेज में होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है,
और एफआईआर से जो रिलेटेड प्रोविजन है वो है सीआरपीसी के चैप्टर 12 सेक्शन 154 में दिया गया है। ठीक है, तो एफआईआर हो गया, तो अब क्या होगा? ठीक है, एफआईआर होगा तो कौन करेगा? एफआईआर रजिस्टर्ड। ठीक है, एफआईआर रजिस्टर्ड अगर हो गया तो उसके बाद जो रजिस्टर्ड करने वाला व्यक्ति उसका क्या प्रोसीजर है, उसको क्या एफआईआर का कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस इन्फॉर्मेंट को देना है। ठीक है, ये सभी बातें हमको सीआरपीसी से प्राप्त होगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो एफआईआर के थ्रू पुलिस मान लीजिए पुलिस को एफआईआर किया गया तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान क्या क्या पावर है पुलिस को? ठीक है, समझ में आ रहा बात? इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस अपना रिपोर्ट बनाएगा, जिसको हम लोग चार्जशीट कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, चलान कहते हैं। वो काट के कहां जाएगा? वो फॉरवर्ड कर देगी पुलिस, जो आईओ है वो मजिस्ट्रेट के पास, या फिर कंप्लेंट हुआ है तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकता है। तो कंप्लेंट होगा तो कैसे होगा? ठीक है, और कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट कैसे प्रोसीजर फॉलो करेगी, ये सभी बातें हमें सीआरपीसी में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो बेसिक होता है कि जिस पे आरोप लगता है उसको हम लोग कहते हैं एक्यूज्ड, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं विक्टिम। ठीक है, अगर एक्यूज्ड को सजा हो गया है तो वो हो जाता है कन्विक्ट। ठीक है, अगर एक्यूज्ड जेल चला गया, जेल में है, तो वो हो गया प्रिजनर। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग क्रिमिनल मैटर में देखते हैं तो दो पार्टी होता है। एक होता है प्रोसिक्यूशन, जिसको यह साबित करना होता है कि एक्यूज्ड ने अपराध किया है, तो वो अपराध किस कैटेगरी में है, कि वो अपराध है या नहीं है, और उस अपराध को करने के लिए कौन कौन से बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है उसको प्रूव करना होगा प्रोसिक्यूशन को, ये कैसे प्रोसिक्यूशन तय करेगा? तो इंडियन पैनल कोड के तहत, आईपीसी के तहत। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक पार्टी होता है प्रोसिक्यूशन, दूसरा होता है एक्यूज्ड। ठीक है, अगर हम लोग अपील में जाते हैं तो एक हो जाता है अपीलेट, दूसरा होता है रिस्पॉन्डेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये होगा सीआरपीसी के संबंध में। तो सीआरपीसी का जो चैप्टर है पहला वो प्रीलिम्स है। ठीक है, वो बेसिक बताता है कि शॉर्ट टोटल एक्सटेंट क्या है सीआरपीसी का। ठीक है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डिफाइंड है, जो यूज्ड हुआ है सीआरपीसी में, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये बेसिक है सीआरपीसी में। तो कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ठीक है, बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, ये सभी बातें हमको सीआरपीसी के माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों ज्यादा जानकारी दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अगर बढ़ाया लेक्चर को तो लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक करके मैं बस बेसिक बताना चाह रहा हूं कि किसका क्या रोल हो रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, जो सेक्शन है वो 484, चैप्टर्स 37। इसमें हमको देखना क्या होता है सीआरपीसी में। आप ये समझिए कि सीआरपीसी का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो क्या क्या है, और ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, किस चैप्टर से आता है। तो अरेस्ट का चैप्टर हम लोग को देखना होता है, अरेस्ट को लेके चैप्टर 5 क्लियर है। अपील का चैप्टर 29। ठीक है, जजमेंट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर 27। ठीक है, एफआईआर चैप्टर 12 है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन को भी लेके जो प्रोविजन है चैप्टर 12 में है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग गुड बिहेवियर के लिए जो सिक्योरिटी लेते हैं उसके लिए चैप्टर 8 है। मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो चैप्टर 9 में है। ठीक है, अब जो ऑर्डर होता है न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए वो चैप्टर 10 गवर्न कर रहा होता है। क्लियर है? अब प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, जो पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन जो होता है उसको लेके जो प्रोविजन वो चैप्टर 11 में है। ठीक है, अब कौन मामला किस कोर्ट में चलेगा इसके लिए हम लोग को देखना होता है चैप्टर 13। ठीक है, उसी तरीके से किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या कंडीशन को फुलफिल करना होगा इसके लिए हम लोग को चैप्टर 14 देखना होता है सीआरपीसी का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक जो पॉइंट है, जो बेसिक चैप्टर है सीआरपीसी का, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इंडियन पैनल कोड बेसिकली क्या बताता है कि कौन सा एक्ट व्यक्ति का ऑफेंस है या नहीं। अब मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्या होता है इंडियन पैनल कोड में, चैप्टर 4 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति का एक्ट ऑफेंसिव है, दैट मीन्स कि व्यक्ति ने एक्ट किया वो अपराध है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, अगर उस सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत उसका एक्ट आया तो उसको बाइज्जत बरी, दैट मीन्स उसने कोई अपराध नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा जिसका उम्र 7 साल से कम का है और उसने कोई एक्ट किया वो ऑफेंस है, लेकिन फिर भी उसको कोई सजा नहीं होगा, लेकिन उसको यह साबित करना होगा कि जिस वक्त वो एक्ट हुआ था उसका एज 7 वर्ष से कम का था। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसके लिए हम लोग को आईपीसी का 82 सेक्शन देखना होता है। उसी प्रकार इंडियन पैनल कोड का इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बताता हूं जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है। ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी चैप्टर 5A, अबेटमेंट से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर 5
उसी प्रकार जो हमने बोला ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट चैप्टर 6 है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और चैप्टर 16 जो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी और चैप्टर 17 जो है ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो चैप्टर 20 है जिसमें बताया गया है मैरिज को लेके जो अपराध होता है वो क्या क्या होगा। फिर चैप्टर 20A है क्रूरल्टी से लेके प्रावधान उसमें दिया गया है। चैप्टर 21 में डिफेमेशन का प्रोविजन है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया इंडियन पैनल कोड का। और इंडियन पैनल कोड का सिर्फ इतना ही काम होता है कि व्यक्ति का अपराध कोई भी एक्ट ऑफेंस है या नहीं ये तय करना होता है, इंडियन पैनल कोड के अनुसार होता है और उसका प्रोसीजर CRPC के तहत चलता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है, देखो हमें ये समझना है कि अब जो भी फैक्ट को प्रूव करना है, ठीक है, तो कैसे प्रूव होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमको ये जानकारी इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू मिलता है। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितना है, 11 है, और सेक्शन कितना है, 167 है, ठीक है। तो हमको यहां समझना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बता रहा है कि किसी फैक्ट को कैसे प्रूव करना है। क्लियर है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है क्रिमिनल मैटर पे भी अप्लाई होता है और सिविल मैटर पे भी अप्लाई होता है। इसका कुछ प्रावधान सिविल मैटर पे भी अप्लाई होता है और कुछ प्रावधान क्रिमिनल मैटर पे भी अप्लाई होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट आप क्या बता रहा है कि किसी फैक्ट को कैसे प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए किस कंडीशन को फुलफिल करना होगा, प्रूव कौन करेगा, दैट इज बर्डन किस व्यक्ति पे है प्रूव करने का किसी फैक्ट को, किस प्रूफ को फैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। उसके बाद प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, माफ कीजिएगा प्राइमरी डॉक्यूमेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये बातें हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू प्राप्त होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और इसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है चैप्टर 7, ठीक है, जो हमें बताता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है कि किस फैक्ट को प्रूव करने का बर्डन किस व्यक्ति पे है, ये हमें चैप्टर 7 के थ्रू प्राप्त होता है, ठीक है। और कभी कभी हमें यह भी समझ में आता है कि मान लो दो एविडेंस है किसी फैक्ट को लेके, ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो उस पर कौन सा एविडेंस हावी हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हावी हो जाएगा। ओरल एविडेंस किसे कहेंगे, ओरल एविडेंस के कैटेगरी में कौन कौन सा फैक्ट आएगा, ये जानकारी हमें इंडियन एविडेंस एक्ट से मिलता है। और ओरल एविडेंस को लेके हमको चैप्टर 4 को देखना होता है। चैप्टर 3 क्या बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि ऐसे भी कुछ फैक्ट होते हैं जिसको प्रूव करने का आवश्यकता नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ गया है। उसके बाद चैप्टर 2 में जब हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर 2 हमें यह बताता है कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होता है, ठीक है। फैक्ट इशू क्या होता है, ठीक है, इश्यूज ऑफ फैक्ट क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे, ठीक है, ओरल एविडेंस कितने प्रकार का होता है, ओरल डॉक्यूमेंट्री ये क्या होता है, ये सभी बेसिक इंफॉर्मेशन हमको इंडियन एविडेंस एक्ट से मिलता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि कोई फैक्ट जो है रिलेवेंट होने के रिलेवेंट है, उसका संबंध फैक्ट इश्यू से है, विवाद से है, लेकिन फिर भी वो एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है पॉइंट। और कोई एविडेंस जो है, कोई फैक्ट जो है एविडेंस वो रिलेवेंट नहीं है लेकिन वो एज एविडेंस एडमिसिबल हो जाता है। दैट मींस कि रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज होता है। और ये किस केस में कहा गया था, तो राम बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में कहा गया था। क्लियर है। उसी तरीके से जब हम लोग चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 कहता है हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर, ठीक है। चैप्टर 6 हमें बताता है कि ओरल एविडेंस जो होता है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं जब किसी फैक्ट को लेकर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। चैप्टर 8 में आते हैं तो चैप्टर 8 में इंडियन एविडेंस एक्ट का एस्टॉपल का प्रोविजन है। क्लियर है। अब चैप्टर 9 बताता है कि कौन व्यक्ति विटनेस हो सकता है, ठीक है, क्या जज विटनेस हो सकते हैं, ये सभी बातें हमें चैप्टर 9 से प्राप्त होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है। ये बेसिक कुछ हम जानकारी देने का कोशिश किए छोटे से वीडियो क्लिप के थ्रू इंडियन एविडेंस एक्ट को लेके। अब आते हैं आज के लास्ट जो मेजर लॉ पेपर के कैटेगरी में आता है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली सिविल मैटर को ही गवर्न करती है, ठीक है। जैसे कि सिविल मैटर में क्या होता है, दो पार्टी होता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ अपना मानो कोई प्लेंटिफ को कोई रिलीफ चाहिए, दैट मींस कि प्लेंटिफ का कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा, क्योंकि सिविल मैटर में दो पार्टी होता है जिसको हम लोग प्लेंटिफ कहते हैं और डिफेंडेंट कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ वह व्यक्ति होता है जिसको रिलीफ चाहिए होता है और डिफेंडेंट वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ रिलीफ चाहिए होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। प्लेंटिफ को अपना रिलीफ चाहिए तो वो कैसे रिलीफ का क्लेम करेगा, ठीक है, वो कोर्ट में कैसे जाएगा, तो वो प्लेंट के माध्यम से जाएगा। तो प्लेंट को लेके जो प्रोविजन हुआ है ऑर्डर 7 में, ठीक है, ठीक है,
और इसके साथ साथ 26 सेक्शन को भी हम लोग देखते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें सेक्शन के साथ साथ ऑर्डर है और ऑर्डर के अंतर्गत रूल्स आ जाता है। ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है, काफी सारे स्टूडेंट को, कि सीपीसी जो थोड़ा है वो कॉम्प्लेक्स है, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। हर चीज का ट्रिक है, मैं आपको हर एक ट्रिक बताऊंगा कि किस एक्ट को कैसे पढ़ें। ठीक है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में कुल सेक्शन कितना है, तो 158 है। ठीक है, और ऑर्डर जब ओरिजिनली कितना था, तो 51 ऑर्डर था। ठीक है, अब 55 ऑर्डर हो चुका है। क्लियर, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है प्लेंट, तो प्लेंटिफ अपना प्लेंट प्रेजेंट करता है, तो ऑर्डर 7। अब डिफेंडेंट को उस प्लेंट का जवाब देना है कि भाई जो क्लेम का मांग कर रहा है प्लेंटिफ वो जायज नहीं है, तो वो कैसे करेगा, तो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। तो अपना जो डिफेंस लेता है डिफेंडेंट सिविल मैटर में कैसे, तो रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। ऑर्डर 8 इसको देखना होता है। अब कोर्ट जो पार्टी जब फर्स्ट अपेयर होता है बिफोर सिविल कोर्ट, तो सिविल कोर्ट का जो प्राइम फेसी जो ड्यूटी होता है, इसके लिए हम लोग को देखना होता है ऑर्डर 9। ऑर्डर 6 हमें बताता है प्लीडिंग को लेके। ठीक है, ऑर्डर 5 में समन को लेके प्रोविजन है। ठीक है, ऑर्डर 4 में है कि कैसे सूट इंस्टीट्यूट होता है। समझ में आ रहा है? अब पार्टी के बारे में हमें जानकारी मिलता है ऑर्डर 1 से। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद सूट कैसे फ्रेम होता है, ऑर्डर 2 हमें जानकारी देती है। ठीक है, कभी कभी जो मान लो कि कोर्ट में कोई विवाद किया, तो कोर्ट भी तो तय करेगी ना कि कैसे किस फैक्ट को लेके, किस मैटर को लेके प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में डिस्प्यूट है। तो इसके लिए जो एसेटलमेंट होता है ये होता है ऑर्डर 10 से। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो 1 to 10 में जो ऑर्डर है वो ये इस प्रकार है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग अगर जाते हैं आगे देखते हैं ऑर्डर, तो ऑर्डर 21 जो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड डिक्री से रिलेटेड प्रोविजन के बारे में बताता है, ये इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, विटनेस को कैसे कंपेल किया जाए, विटनेस रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 16 है। अगर विटनेस प्रिजन जेल में है तो उसको कंपेल कैसे किया जाएगा कि अपेयर हो सके वो बिफोर कोर्ट, तो उसके लिए ऑर्डर 16 देखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग ऑर्डर 12 में जाते हैं तो एडमिशन से रिलेटेड प्रोविजन हमको प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसके संबंध में हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे हमको पढ़ना है ऑर्डर को। ठीक है, तो बेसिकली सीपीसी बॉडी और जो ऑर्डर है उसमें बटा हुआ है। तो जो सेक्शन वाला प्रोविजन है ना, उसको अमेंड करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब भी वो संशोधित होगा उसमें कोई बदलाव होना है तो वो लेजिस्लेचर के द्वारा ही होगा। लेकिन जो ऑर्डर्स हैं, जो ऑर्डर्स के अंतर्गत रूल्स हैं, उसको बदलने के लिए हाईकोर्ट भी बाय रूल्स, ठीक है, अमेंड बदलाव कर सकती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? जजमेंट से रिलेटेड जो ऑर्डर है ऑर्डर 20, ऐसे कुछ सारे ऑर्डर है जिसको हमको देखना है। तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर जो है सीपीसी का जो हमको समझना है वो क्या है, वो है ऑर्डर 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, 12, उसके बाद 13, 20, 19 एफिडेविट। ठीक है, ऑर्डर 21। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स है जिसको हमको हमेशा माइंड में रखना होता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बेसिकली हम लोग ये समझ गए सीपीसी का क्या काम होता है कि सीपीसी सिविल मैटर को गवर्न कर रही होती है, जिसमें दो पार्टी होता है, एक प्लेंटिफ दूसरा डिफेंडेंट। ये लोग अपना मैटर कैसे लेके जाता है। अब मान लो कोर्ट को सेटल करना है, कोर्ट डिस्प्यूट सेटल कर दी, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, डिग्री पास करेगी। तो डिग्री भी डिफाइंड है। ठीक है, डिग्री किसको कहेगा, तो अपील रिलेटेड प्रोविजन भी है ऑर्डर 41। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ऑर्डर्स हैं जिसको आप आसानी से अपने माइंड में रख सकते हैं कि किस ऑर्डर में क्या कहा गया है। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट? तो हम लोग आज क्या समझे, हम लोग बेसिक समझे। आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक पे फोकस किए। ठीक है, अब हम लोग लेक्चर को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर एक टॉपिक पे ज्यादा बोला गया तो बात बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं अलग से हर एक्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है किस एक्ट को। ठीक है, क्लियर? तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कंक्लूड करते हैं लेक्चर को। हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा कि बेसिक, और सीआरपीसी को समझा कि सीआरपीसी का क्या रोल होता है, इंडियन पैनल कोड का क्या रोल होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या रोल होता है, और सिविल प्रोसीजर कोड का क्या रोल होता है। ये हम लोगों ने आज इस लेक्चर में समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।